नमस्कार बच्चों, आप सभी का गोस्वामी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 6 के इतिहास अध्याय 6 प्राचीन राज व्यवस्था के बारे में हम लोग सीखेंगे और जानेंगे कि प्राचीन काल में राज व्यवस्था कैसी थी। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। अध्याय 6 प्राचीन राज व्यवस्था। बच्चों, चुनाव अर्थात वोट। आपने भी अपने गांव में, अपने क्षेत्र में चुनाव का माहौल देखा होगा। चुनाव एक उत्सव के जैसा एक माहौल बनता है, चाहे वह विधायक का चुनाव हो, सांसद का चुनाव हो या आपके गांव की सरकार, मुखिया या वार्ड सदस्य का चुनाव हो। कई लोग इस चुनाव मैदान में खड़े होते हैं और जनता क्या करती है, अपने पसंद के उम्मीदवार को चयन करती है, अर्थात उसे जिसे वह मत देता है, जनता मत देती है। जो बहुमत लाता है, जो अधिक संख्या में वोट लाता है, वही विजयी होता है, वही जीतता है, चाहे वह विधायक हो, चाहे वह सांसद हो। बच्चों, आप अपने क्षेत्र के विधायक और सांसद के बारे में जानते होंगे। ठीक उसी प्रकार से हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जनता मत के द्वारा प्रधानमंत्री का चयन करते हैं और प्रधानमंत्री के साथ साथ हम लोग सांसदों का भी चयन करते हैं। जब ये सारे सांसद चुनाव में जीतकर संसद पहुंचते हैं तो ये सांसद अपने बीच से एक योग्य उम्मीदवार को प्रधानमंत्री के रूप में चयन करती है और बाकी संसद भी प्रधानमंत्री बाकी संसदों से अपने सहयोगी मंत्रिमंडल के लिए मंत्रियों का चयन करती है, जो इस देश की शासन व्यवस्था को चलाती है। बच्चों, उसी प्रकार से हमारे राज्य में राज्य का सर्वोसरा अर्थात राजा या शासक हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री का चयन विधायक करते हैं और विधायकों का चयन आम जनता के द्वारा किया जाता है। जब मत होता है, जब चुनाव होता है, तो हम लोग सभी चुनाव में अपने पसंद के उम्मीदवार को विजयी दिलाते हैं, जीत दिलाते हैं और वह अपने विधानसभा क्षेत्र का विधायक चुना जाता है, जनप्रतिनिधि चुना जाता है। ये सारे विधायक जब अपने विधानसभा में जाते हैं तो वहां पर अपने बीच से एक योग्य उम्मीदवार को मुख्यमंत्री के रूप में चयन करते हैं। मुख्यमंत्री उसके बाद विधायकों में से अपने मंत्रिमंडल के लिए उन्हीं विधायकों से चुन करके मंत्री बनाते हैं और वे राज्य की शासन व्यवस्था को चलाते हैं, कानून बनाते हैं, जन कल्याण का कार्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार बच्चों, गांव की सरकार, जहां आपके मुखिया होते हैं, पंचायत समिति सदस्य होते हैं, आपके वार्ड के सदस्य होते हैं, इन लोगों का भी जो चयन होता है वह जनता के द्वारा मत से होता है। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि आज की वर्तमान जो शासन व्यवस्था है वह जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा किया जाता है, अर्थात जनता का शासन, जनतंत्र, जनता का शासन। तो बच्चों, हमारा देश भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, लोकतांत्रिक देश है। तो इस देश में आम जनता अपने प्रतिनिधि का चयन करती है और वही जो चयनित प्रतिनिधि होते हैं वह हमारे देश की अर्थव्यवस्था, शासन व्यवस्था, विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था को बनाते और चलाते हैं। बच्चों,
1952 ईस्वी के बाद 1952 ईस्वी के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उससे पूर्व अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज यहाँ राज्य करते थे। 1947 के बाद हमारे भारत का संविधान बना, जिसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। 1952 से पूरे देश में आम चुनाव होने लगे, जो आज भी जारी है। तो हम 1952 ईस्वी के बाद से अब तक आम चुनाव के जरिए हम अपने प्रतिनिधियों का चयन करते आ रहे हैं, जो हमारे देश का शासन व्यवस्था को चलाते हैं, चाहे वह राज्य का हो या हमारे देश भारत का हो। इन्हें हम वर्तमान शासक कह सकते हैं। अब आप सोचिए कि ये तो चुनाव के द्वारा हुए। अब प्राचीन काल में लोग शासक कैसे बनते थे? जैसा मैंने बताया कि अभी वर्तमान में हम लोग चुनाव के द्वारा, वोट के द्वारा, मत के द्वारा हम अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। और बच्चों, एक खास बात, चुनाव अर्थात वोट देने का, मत देने का अधिकार किनको है? तो वह हर उस भारतीय नागरिक को है जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई है। वही व्यक्ति, वही महिला चुनाव में शामिल होता है और अपना मत देकर के जनप्रतिनिधि का चयन करता है। 18 से कम आयु वाले चुनाव में शामिल नहीं होते हैं। तो बच्चों, प्राचीन काल में लोग राजा कैसे बनते थे? लोग शासन कैसे करते थे? राजा संभवतः जन यानी जनता, लोगों के द्वारा भी चुने जाते थे, जिन्हें शारीरिक और अन्य गुणों में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था। उसे ही ये लोग शासक बनाते थे। अर्थात प्रजा देखती थी कि कौन शारीरिक रूप से मजबूत है और गुणी है, उस वे चुन करके वे राजा बनाते थे। बाद में वह प्रक्रिया धीरे धीरे बदलती गई। बाद में जो राजा बना, अब राजा का बेटा राजा बनने लगा, फिर उसका बेटा राजा बनने लगा। अर्थात धीरे धीरे एक ही परिवार, राजा का बेटा ही राजा बनने लगा। तो ये व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। कुछ समय के बाद जनता के द्वारा भी, चुनाव के द्वारा राजा चुना गया, शासक चुना गया। तो बच्चों, 3000 साल पहले राजा के रूप में प्रतिष्ठित होने के लिए कुछ लोग बड़े बड़े आयोजन करते थे। और किसका आयोजन करते थे? यज्ञ का। इसी यज्ञ में एक अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। अब आपको मैं अश्वमेध यज्ञ के बारे में बतलाता हूं। बच्चों, आपने टीवी में रामायण सीरियल देखा होगा, जहां राजा रामचंद्र ने अश्वमेध यज्ञ किया था। और अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि वह उस यज्ञ के बाद एक घोड़ा वह छोड़ा जाता है, और वह घोड़ा जिन राज्यों से होकर के या जिन नगरों से होकर के वह जाता है, वह राज्य या वह नगर या उस राज्य का राजा जिसने अश्वमेध यज्ञ किया, उसके अंतर्गत आ जाता है, अर्थात उसके अधीन आ जाता है। अगर कोई उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोकता था, तो उस राजा को जो यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जिसने छोड़ा है, उसके साथ युद्ध करना पड़ता था। जो आपने रामायण में भी देखा होगा, जब राजा रामचंद्र ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो वह कई राज्यों से होकर के गुजरते गुजरते अंत में उनके पुत्रों अर्थात लव और कुश के द्वारा पकड़ा गया था। और लव और कुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया, तो राजा रामचंद्र ने अपनी सेना भेजी थी उस घोड़े को छुड़ाने के लिए, लेकिन लव कुश की वीरता के आगे उसके सैनिक परास्त हो गए और घोड़ा को नहीं छुड़ा पाए। अंत में
बड़े बड़े वीर महारथी आए, हनुमान जी आए, लक्ष्मण जी आए, भरत जी आए, सुग्रीव आए, लेकिन लव कुश की वीरता के आगे वे जीत नहीं सके और परास्त हो गए, पराजित हो गए। अंत में राजा रामचंद्र आए थे। भगवान रामचंद्र ने जब युद्ध करने के लिए बच्चों से ललकारा तो लव और कुश अपने पिता राजा रामचंद्र के साथ युद्ध के लिए तैयार हुए। उसी समय माता सीता ने आकर के बच्चों को बताया कि बच्चों, यह आपके पिता प्रभु श्री राम हैं, इनसे युद्ध न करे और इनका घोड़ा लौटा दे। तो ये उस समय की कहानी थी। तो अभी भी कुछ राजा आज से 3000 वर्ष पहले राजा बनने के लिए कुछ प्रतिष्ठित लोग हवन यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे। इसमें क्या होता था कि राजा अपनी साम्राज्य के विस्तार के लिए यह अश्वमेध यज्ञ करता था, अर्थात अपने राज्य को फैलाने के लिए। यज्ञ का आयोजन के पूर्व वह अपने देख रेख में एक घोड़े को खुला छोड़ देता था, आजाद छोड़ देता था, स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ देता था। घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों नगरों से गुजरता था उन सारे क्षेत्र पर उसी राजा का अधिकार मान लिया जाता था। घोड़े को रोकने वाला राजा को अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के साथ क्या करना पड़ता था? तो युद्ध करना पड़ता था। अब युद्ध करने के बाद अगर वह पराजित हो गया तो वह राज्य उस राजा के अधीन हो जाता था। फिर जब घोड़ा वापस आता था, नगर भ्रमण करके कई क्षेत्रों का विस्तार करके जब घोड़ा आता था तो पुनः एक विशिष्ट यज्ञ होता था जिसे पुरोहित संपन्न करते थे। इसमें उस जब अंत में जब घोड़ा वापसी के बाद जो यज्ञ होता था तो उसमें कुछ विशिष्ट लोगों को आमंत्रित किया जाता था। उन विशिष्ट लोगों में कौन कौन थे? तो वे सभी राजा जो उस राजा का जिसने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था, उस राजा के अधीनता को स्वीकार करते हुए वह वहां शामिल होते थे यज्ञ हवन में। साथ ही साथ वैश्य जैसे सामान्य लोगों को भी शामिल किया जाता था। ब्राह्मण थे, कुछ राजाओं थे जो उनकी अधीनता स्वीकार किए, या जो युद्ध में हार गए उन राजाओं को भी बुलाया जाता था। साथ में आम जनता के रूप में वैश्य लोगों को, सामान्य जन लोगों को भी आमंत्रित किया जाता था। सभी जब यज्ञ हवन में आते थे तो अपने साथ कुछ न कुछ कीमती उपहार, जैसे हाथी घोड़े हो गया, हीरे जवाहरात हो गया, सोने चांदी हो गए, आभूषण हो गए, साथ ही कुछ हथियार हो गए, वे सभी उस राजा को क्या करते थे? उपहार के रूप में देते थे, जो अश्वमेध यज्ञ करवा रहा। वहां पर वैसे लोगों को आमंत्रित नहीं किया जाता था जिन्हें शूद्र समझा जाता था। ऐसे अनुष्ठान में शूद्र जाति के लोगों को शामिल नहीं किया जाता था, ये प्राचीन काल में। अब आपसे एक प्रश्न है कि यज्ञ में कौन कौन से लोग शामिल होते थे? तो हम उसको लिख सकते हैं कि यज्ञ में ब्राह्मण आते थे, क्षत्रिय शामिल होते थे और वैश्य, साथ ही साथ वैसे लोग भी होते थे जिसने राजा की अधीनता स्वीकार करके हार मान लिया और अधीनता स्वीकार कर लिया, वैसे लोग जाते थे। बच्चों, कुछ राजसूय यज्ञ है, कुछ और यज्ञ है, जैसे अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताया। राजसूय यज्ञ, यह यज्ञ राजा के अभिषेक की समाप्ति पर होता था। जैसे ही जब जिनको राजा बना दिया गया तो राज्य अभिषेक किया जाता था, तो उसी समय यह राजसूय यज्ञ किया जाता है। राजा का राज्य अभिषेक राजसूय यज्ञ द्वारा संपन्न होता था। दूसरा है वाजपेय यज्ञ। इस यज्ञ में क्या होता था? राजा द्वारा जब यह यज्ञ किया जाता था तो राजा के द्वारा रथों का दौड़ का आयोजन किया जाता था। तो बच्चों, प्राचीन काल में 2 या 3 कई यज्ञ होते थे जिसमें प्रमुख है पहला अश्वमेध यज्ञ,
दूसरा राजसूयज्ञ और तीसरा वाजपेयज्ञ। बच्चों अब हम आते हैं आगे राजा के बारे में, जनपद और महाजनपद। अभी हम जनपद क्या है और महाजनपद क्या है उसे जानेंगे। तो जनपद, महायज्ञ करने वाले जो हवन यज्ञ करते थे, तो महायज्ञ करने वाले राजा की शक्ति बढ़ गई थी, वृद्धि हो गई थी। अब वह जनता का राजा नहीं होकर के वह जनपद का राजा कहलाने लगा। इसे फिर से समझिए बच्चों कि महायज्ञ के बाद राजा की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। अब वह जन का राजा ना होकर के जनपद का राजा माने जाने लगा। जनपद में कई छोटे छोटे जन शामिल होते थे। जन छोटा एक कस्बा, एक नगर, वहां का जो बना हुआ था, वहां का जो राजा था वह उस राजा के अधीन था। तो वो छोटे छोटे जन में विभक्त थे। तो इन छोटे छोटे जनों को मिलाकर के जनपद बनाया गया था। उदाहरण के लिए पुरु एवं भरत को मिलाकर के, पुरु और भरत को मिलाकर के कुरु जनपद बनाया गया था। पुरु और भरत जनपद को मिलाकर के कुरु जनपद बनाया गया था। लगभग 2500 साल पहले, कितने साल पहले? 2500 साल पहले बड़े और शक्तिशाली जो जनपद थे वह किस में बदल गए? तो महाजनपद में बदल गए। महाजनपद में बदल गए। 2500 साल पहले बड़े और शक्तिशाली जो जनपद थे वह महाजनपद में बदल गए। समस्त उत्तर भारत, जब आप भारत का मानचित्र देखेंगे तो उत्तर भारत में कुछ बड़े महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में विभक्त था। हमारा उत्तरी भारत जो था वह 16 बड़े महाजनपदों में विभाजित था। जब आप भारत के चित्र को देखते हैं, मानचित्र को देखते हैं, तो उत्तर भारत की ओर जितने भी ये राज्य हैं, ये जनपद जो हैं वह बड़े बड़े जनपद महाजनपद में बन गए थे। और ये लगभग 16 हुए थे, जिसमें वत्स, कौशल, आपका मगध, कौसंबी, ये सारे बड़े बड़े महाजनपद थे। तो इन जनपदों में की व्यवस्था 2 प्रकार की थी। महाजनपद 2 प्रकार के थे। पहला था गणराज्य महाजनपद और दूसरा था राजतंत्र। तो ये जो 16 बड़े महाजनपद हमारे उत्तर भारत में विभक्त थे या विभाजित थे, इसकी जानकारी हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, एक पुस्तक है बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म में भगवती सूत्र, इन दोनों ग्रंथों में दी गई जानकारी है, जिसमें महाजनपद के बारे में बतलाया गया। बच्चों हम इसके बारे में बाद में भी समझने का या जानने का प्रयास करेंगे। तो महाजनपद 2 प्रकार के होते थे। पहला था गणराज्य और दूसरा था राजतंत्र। तो अब गणराज्य क्या था? गण मतलब जन मतलब जनता, तो जनता का राज्य। तो गणराज्य महाजनपद में शासन समूह के द्वारा चलाया जाता था, जिसका चयन आम जनता लोग करते थे। इसलिए जनता के द्वारा चुने जाने के कारण इसे हम गणराज्य कहते हैं। तो बच्चों हमारा देश भी गणतांत्रिक है, अर्थात जनता का शासन है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा हमारे देश में शासन व्यवस्था चलाया जाता है। तो महाजनपद में जो गणराज्य थे, तो गणराज्य महाजनपद में
शासन समूह के द्वारा चलाया जाता था, जिसका चयन आम लोग करते थे। कोई भी राजा नहीं होता था। निर्णय लेने का में बहुमत का आदर किया जाता था। कहने का अर्थ यह हुआ कि जनता सर्वसम्मति से बहुमत के आधार पर किन्हीं योग्य व्यक्ति को राजा चुने जाते थे या राजा चुनते थे। इसका उदाहरण वज्जी एक महाजन पद है। इसको मैं आपको अगले दिन इस वज्जी साम्राज्य और मगध साम्राज्य के बारे में आपको जानकारी दूंगा। अभी हम लोग महाजन पद के बारे में जान रहे हैं। तो अब ये था हमारा गणराज्य। अब आते हैं राजतंत्र। राजतंत्र मतलब राजा का शासन। तो राजतंत्र महाजन पद में जो होता था, राजतंत्रीय महाजन पद जो था, वहां पर राजा का शासन होता था। और राजा का पद क्या हो गया था? अनुवांशिक हो गया था। अनुवांशिक हो गया था। कहने का अर्थ हुआ कि ऐसी व्यवस्था में राजा की मृत्यु के बाद राजा का ही बड़ा बेटा, ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बन सकता था। अर्थात अगर राजा की मृत्यु हो गई तो आम जनता वहां राजा नहीं चुनती थी, बल्कि क्या होता था, उसी राजा के परिवार से या राजा का जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र होता था उसी या बड़ा पुत्र होता था, या अगर एक बेटा है तो फिर वही राजा बना, और अगर 2-3 है तो जो उसमें सबसे बड़ा था, जो ज्येष्ठ था, उसी ज्येष्ठ पुत्र का चयन किया जाता था। तो उत्तर भारत में कुछ ऐसे महाजन पद थे जहां पर राजतंत्रीय व्यवस्था थी। उनमें से कुछ प्रमुख महाजन पद का नाम मैं बता रहा हूं बच्चों, आप ध्यान से सुनिए। तो मगध, कौशल, वत्स, अवंती आदि शक्तिशाली महाजन पद थे। अब आप भारत के आपके पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 35 में जो मानचित्र दिए गए हैं भारत का, उस मानचित्र को आप अगर देखेंगे तो आपको यहां कुछ जनपद, महाजनपद के नाम दिए हुए होंगे। तो बच्चों, आप मानचित्र को देख करके महाजन पदों की सूची अपने कॉपी में अवश्य बनाएं। अब हम आगे देखते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन। तो उस समय का जो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन जो था, उसके बारे में मैंने आपको पहले भी थोड़ी सी जानकारी पिछले अध्याय में दी थी। हम इस अध्याय में यह जानेंगे कि इस समय जो सामाजिक की व्यवस्था थी वह वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। वर्ण व्यवस्था थी। अब ये कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का आधार अब जन्म हो गया। पहले क्या था? पहले वर्ण व्यवस्था के आधार पर सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन था, लेकिन अभी वर्तमान समय में कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का जन्म हो गया। लोग 4 वर्णों में वर्ग में विभाजित थे। कितने वर्ण में विभाजित थे? 4। प्रत्येक वर्ण के लिए या प्रत्येक वर्ग के लिए कार्य निर्धारित था। अर्थात उस समय जो वर्ण व्यवस्था बनी थी वह निर्धारित थी। वे कार्य वही कर सकते थे। कहने का अर्थ है कि अगर पढ़ने पढ़ाने पूजा पाठ कराना हो तो ब्राह्मण को ही यह कार्य करना था, न कि कोई वैश्य को करना था या क्षत्रिय को। तो उस समय की जो वर्ण व्यवस्था थी या जो सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन था वह वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। तो 4 वर्ण थे। पहला आपका है ब्राह्मण, दूसरा आपका है क्षत्रिय, तीसरा है आपका वैश्य और चौथा है आपका शूद्र। अब ब्राह्मण का कार्य क्या था? तो सब वर्णों का अपना कार्य बटा हुआ था, निर्धारित था।
तो ब्राह्मण का काम क्या था? जो पहला था, जो सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था उस समय के समाज में, तो ब्राह्मण का काम क्या था? अध्यापन और यज्ञ इनका प्रमुख कार्य था। अध्यापन मतलब पढ़ाना, पढ़ाने का कार्य ये करते थे। साथ ही साथ में राजाओं के यहाँ या किन्हीं के यहाँ जो पूजा पाठ होता था, हवन होता था, तो ये कार्य इन्हीं की देखरेख में संपन्न होता था, कराया जाता था। तो ब्राह्मणों का मुख्य कार्य था अध्यापन का कार्य करना, पूजा पाठ का कार्य करना और यज्ञ में इनका करवाना प्रमुख कार्य था। अब आते हैं क्षत्रिय। जो दूसरा जो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं वह है क्षत्रिय। तो इस वर्ग में शासक आते थे, अर्थात राजा आते थे। जितने भी जनपद थे, महाजनपद थे, या जो भी राज्य का या छोटे छोटे जो प्रदेश का था, जो वहां का शासन संभालता था, जो बागडोर संभालता था, जो राजा कहलाता था, तो वे क्षत्रिय की श्रेणी में आते थे। तो क्षत्रिय अर्थात राजा क्षत्रिय ही होता था। इस वर्ग में शासक आते थे। इनका कार्य क्या था? इनका कार्य था युद्ध करना और प्रजा की रक्षा करना, अर्थात अपने राज्य की प्रजा को बाहरी दुश्मनों से, बाहरी आक्रमणों से बचाना था। तो क्षत्रिय का क्या काम था? तो क्षत्रिय का कार्य था शासन करना, युद्ध करना और प्रजा की, अपने राज्य की प्रजा की बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना था। अब आते हैं तीसरा, वैश्य। वैश्य का काम क्या था? वैश्य का काम था पशु का पालन करना और खेती बाड़ी करना तथा व्यापार करना। तो वैश्य के अंतर्गत वैसे लोग आते थे जो कृषक थे, पशुपालक थे और व्यापारी थे। इनका कार्य खेती करना, पशुओं को पालना और सामानों का व्यापार करना था। अब है शूद्र। शूद्र को उस निम्न जाति समझा जाता था, अर्थात उनका कार्य यह दिया गया था कि इन तीनों की सेवा करना, अर्थात शूद्र का कार्य दे दिया गया था कि वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की क्या करे? सेवा करे। तो जो उस समय की व्यवस्था में जो शूद्र थे, उनका काम था कि ऊपर में तीनों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना था। ब्राह्मण और क्षत्रिय को क्या था बच्चों? विशेष दर्जा प्राप्त था। क्षत्रिय और वैश्य यज्ञ कर सकते थे, लेकिन शूद्रों को, जो शूद्र थे, जो चौथे नंबर पर आते थे वर्ण व्यवस्था में, इनको यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। क्षत्रिय और वैश्य यज्ञ कर सकते थे, लेकिन वह शूद्र एवं महिलाओं को उस समय की व्यवस्था में शूद्र और महिलाओं को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। अर्थात वे वेद नहीं पढ़ सकते थे, वे शास्त्र नहीं पढ़ सकते थे। तो महिलाओं को और शूद्रों को उस समय वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था। इसके अलावा मानव जीवन में 4 आश्रम बने थे। कितने आश्रम बने थे? 4। मानव जीवन के 4 आश्रम। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और अंतिम है संन्यास। फिर से समझे बच्चों कि उस समय मानव जीवन में 4 आश्रम बने थे। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। इन चारों वर्णों का वर्णन सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में मिलता है। एक उपनिषद है जिसका नाम है जाबालोपनिषद, में बताया गया। आपको बच्चों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के बारे में कभी विस्तार से मैं बताऊंगा। सिर्फ आपको संक्षिप्त रूप में मैं समझा देना चाहता हूं कि ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि अपने आयु के 25 वर्ष तक
ब्रह्मचर्य रहना अर्थात विवाह नहीं करना, और इस दौरान पढ़ने और पढ़ाई का कार्य, अध्ययन और अध्यापन का कार्य करना था। गृहस्थ विवाह करने के बाद अगला 25 साल जीवन में परिवार चलाना था। उसके 25 साल बाद फिर गृहस्थ वानप्रस्थ था, अर्थात वानप्रस्थ में जंगल की ओर जाना और जाकर के घर परिवार के त्यागों को भूल जाना और अपना एकाकी जीवन अर्थात एकांत में जीवन व्यतीत करना, और अंत में समाधि लेना या संन्यास ग्रहण कर लेना था। इसके बारे में बाद में आपको जानकारी दूंगा। बच्चों, उस समय के युग में अर्थात इस युग की संस्कृति में धर्म तथा दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। देवताओं, नए नए देवताओं की पूजा की जाने लगी। जैसे पहले आपने पढ़ा होगा, मोहनजोदड़ो की सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में एक मूर्ति मिली थी पशुपतिनाथ की अर्थात भगवान शिव की। धीरे धीरे अन्य लोगों की, अन्य देवताओं की पूजा होने लगे। अग्निदेव, वरुण देव, सूर्य देव, इनकी पूजा की जाने लगी। इसमें से 2 प्रमुख देवता थे, एक थे विष्णु और एक थे भगवान शिव। यज्ञ की विधि व्यवस्था या विधि विधान बहुत ही विस्तृत और जटिल था। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ तथा वाजपेय यज्ञ जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाता था, जिसमें कई लाख खर्च हो जाते थे। अर्थात यह यज्ञ बहुत ही, क्या कहा जा सकता है कि विस्तृत थे और जटिल थे। उस समय की जो सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन जो थी, वहां पर अंधविश्वास की भी स्थापना होने लगी, अर्थात अंधविश्वास का भी स्थान मिलने लगा। उस समय जादू टोने और प्रेत आत्माओं पर भी लोग विश्वास करने लगे। इस तरह से धीरे धीरे समाज में अंधविश्वास भी फैल गया। लोग अंधविश्वास के कारण जादू टोने के चक्कर में पड़ जाते थे, प्रेत और आत्माओं के चक्कर में पड़ जाते थे, जिससे उनका जो जीवन जीने की शैली है वह बदल गई थी। इससे नुकसान ही होता था, अंधविश्वास से नुकसान ही होता था। आज भी हमारे समाज में अंधविश्वास ने गहरी जड़ जमाई हुई है, जिसे हम सबको मिल करके इसे दूर करना का प्रयास करना चाहिए। बच्चों, उस समय तप, त्याग तथा संन्यास पर भी विशेष बल दिया गया था, अर्थात तप करना, त्याग करना और संन्यास। मोह माया से दूर, घर परिवार के बंधनों से मुक्त होकर के लोग जंगल में जाकर के संन्यास ग्रहण करते थे। राजा भी क्या करता था, अपना शासन चलाने के बाद जब वह बूढ़े हो जाते थे तो वे अपने राजपाट, अपने राज्य को अपने बेटे को सौंप करके वह भी संन्यास ग्रहण करने चले जाते थे। तो उस समय तब त्याग और संन्यास पर विशेष बल दिया गया था। यज्ञ, हवन अर्थात यज्ञ ही उस संस्कृति का आधार था। तो बच्चों, आज हम लोग इस प्राचीन राज व्यवस्था के पाठ को यहीं तक समझेंगे। अब भाग 1 में, भाग 2 में आपको उस समय की आर्थिक व्यवस्था, कृषि शासन व्यवस्था और मगध साम्राज्य में शासन करने वाले वंशों की जानकारी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, भाग 2 में सीखेंगे। तो बच्चों, आज आपका यहीं तक। हम पुनः अगले वीडियो में आपको प्राचीन राज व्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था और मगध साम्राज्य, वजीसम महाजनपद के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो बच्चों, आज हमने प्राचीन राज व्यवस्था के अंतर्गत को जाना, यज्ञ को जाना
उस समय के वर्ण व्यवस्था को जाना, उन वर्गों के कार्यों को जाना, साथ ही साथ आश्रम, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के बारे में जाना। तो अब अगले दिन हम इस पाठ के दूसरे भाग में आपको आर्थिक व्यवस्था के बारे में, उस समय की व्यवस्था के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं इस पाठ को दूसरे भाग को लेकर के आपके बीच अगले वीडियो में आऊंगा। तब तक के लिए बच्चों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।